बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कब बदलेगा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन दुनिया भर में जो इदारे हैं वो अवाम की मलकियत होते हैं, अवाम उसको ओन करते हैं, अवाम उसको सपोर्ट करते हैं और अवाम उसकी फलाह के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उसके साथ खड़े होते हैं। और जब अवाम को खड़ा देखते हैं तो उस इदारे के साथ वाबस्ता जो लोग हैं वो भी कुछ शर्म व हया करते हैं और अपने इदारे के साथ मुखलिस होते हैं। या पाकिस्तान में अलमिया थोड़ा सा डिफरेंट है जी, यह सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे अवाम अपने इदारे को ओन नहीं करते और इदारे के जो मुलाजमीन हैं वो बढ़ चढ़ के तबाही और बर्बादी में हिस्सा लेते हैं। आप रेलवे की एग्ज़ाम्पल ले लें, आप वापडा की एग्ज़ाम्पल ले लें, आप PIA को देख लें, आप स्टील मिल को देख लें। माफिया ने भले तबाह किया हो, अवाम ने, पॉलिटिकल फोर्सेस ने भले तबाह किया हो, लेकिन जहाँ पे इदारे के लोग खड़े हो गए वहाँ वो इदारा बचने के चांसेस में आ गया। इसी तरह का एक जो सानिया है वो हमारे जनूबी पंजाब में जो बर्न यूनिट है उसके साथ हो रहा है। तबाही और बर्बादी का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है। लुटमार ऐसी है कि जी जिस तरफ भी हम मुंह करते हैं वहाँ उस इदारे का एक करता धरता हमें डॉक्टर नज़र आता है, तो हम उसकी कहानी सुनते हैं, तो फिर हम दूसरी तरफ मुंह करते हैं तो दूसरी कहानी मिलती है, वहाँ पे भी डॉक्टर खड़ा हुआ होता है। तो अवाम जो है वो भी इसके साथ नहीं रिस्पॉन्स दे रही। पॉलिटिकल फोर्सेस और माफिया और डॉक्टर, ये तीन सेक्टर हैं, तीन फैक्टर हैं जो हमारे इदारों की तबाही और बर्बादी के पीछे स्टैंड करते हैं। पॉलिटिकल माफिया, पॉलिटिकल फोर्सेस, माफिया और उस इदारे के लोग, ये तीन फैक्टर्स हैं। तो हमारे साथ आज जो इस बर्न इशू के टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, शरीफ जोई साहब, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, इशू बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बर्न यूनिट है, डॉक्टर कोई 6-7 दिन से स्ट्राइक पर हैं, रिज़ाइन दे दिया हुआ है और हुकूमत जो वक्त है, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उस पे कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। माफिया फुल फ्लेज एक्टिव है, डॉक्टर्स भी फुल फ्लेज फाइटिंग में हैं, अवाम बेचारे वहाँ पे रुल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, जिनका इलाज नहीं हो रहा, सर्जरी नहीं हो रही और तरह तरह की कहानियाँ हैं। ये एक्चुअल है क्या, मामला क्या है? अच्छा मोहतशम साहब, सबसे पहले तो ये है कि हमारे नाजरीन को ये पता होना चाहिए कि ये जो मुल्तान का जो बर्न यूनिट है इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, ये ना सिर्फ जनूबी पंजाब, आपका सिंध, आपका KP और आपका बलूचिस्तान, ये उसके इलाके के जितने भी बर्न के केसेस हैं या ऑर्गन कटिंग के जो केसेस हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनकी यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी होती है, स्किन सर्जरी होती है। मतलब यूँ समझें कि ये मुल्तान में एक मॉडल एक इंस्टीट्यूट है। अच्छा, इटालियन गवर्नमेंट की जानब से भी इसको टेक्निकली तौर पर सपोर्ट दी गई, फाइनेंशियली सपोर्ट यहाँ पे दी गई है। ये मॉडल बेसिकली उनका था, बेसिकली उनका मॉडल था कि आप अगर देखें ना, निश्तर में नहीं था। निश्तर में एक वार्ड होता था जहाँ पे जो बर्न के केसेस आते थे उनको ट्रीट करते थे। चूँकि इस एरिया में ज़्यादा केसेस आने लग गए, आपको हमारे जो साउथ पंजाब में वाक़यात होते थे चूल्हा फटने के, फिर इस तरह के जो ख़वातीन के साथ जी, तो उसके बाद फिर कुछ इदारे मुतहरक हुए कि भी इस इलाके में चूँकि ज़्यादा केसेस हैं तो यहाँ पे एक मॉडल डिपार्टमेंट बनना चाहिए। तो डॉक्टर नाहिद चौधरी ने उस वक्त इनिशिएटिव ले, या जो भी आप उसको कहें, कि उस वक्त चूँकि वो इंचार्ज थे, हेड थे, निश्तर में हेड थे वो, जी निश्तर में हेड थे, और वो अपने हेड होते हुए उनके पास ये जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने एक मॉडल इंस्टीट्यूट की तरफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, वर्ड, सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, ये सारा ब्रेन भी उनका था जी। अच्छा, अलमिया ये है सर कि जो यहाँ पे ब्रेन होता है ना, वो उसको अपनी मलकियत समझने लग जाता है। भाई बीइंग ए डॉक्टर या बीइंग ए पर्सन या गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई एम एम्प्लॉई नॉट ओनर। अच्छा, इदारे की अगर ज़रूरियात हैं, आपको किसी जगह भी पोस्ट किया जा सकता है। अच्छा, इस कतई नज़र के आप उसके मालिक बन जाएं। अच्छा, ये एक ज़मीनी बात हो गई है, लेकिन असल में पुरानी बात को आगे ज़रा चलाते हैं ना कि जी उसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत उस दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को महसूस हुई
जिस दिन अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर में आग लग गई और 200 से ज्यादा लोग जो है वो लुकमा अजल बने, ठीक है जी। उस दिन जितने भी बर्न केसेस आते थे उस ऑयल टैंकर में, तो वो कहीं ट्रीट नहीं हो सकते थे सिवाय मुल्तान के इस बर्न यूनिट में। उनको हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो सर्वाइव जिंदा रह गए, जख्मी थे, झुलस गए, उनको हेलीकॉप्टर्स के जरिए आर्मी की फैसिलिटेशन के साथ मुल्तान के इसी बर्न यूनिट में लाया गया। तो उस वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत ने ये महसूस किया कि जो आपके एटलीस्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे इस तरह का ट्रॉमा सेंटर और बर्न सेंटर टाइप होना चाहिए। इवन कि भावलपुर जो एक रियासत थी, रियासत तस्वर की जाती है आज भी और अपने आप को क्लेम भी करते हैं, वहाँ पे भी ये सहूलत नहीं थी। तो आप ये देखें कि अहमदपुर शर्किया से मुल्तान तक का कुछ 150-200 का सफ़र है, वो ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे। उसमें से कुछ लोग सर्वाइव हो गए और कुछ लोग नहीं भी हो सके, कुछ लोगों की डेथ बाद में हो गई। तो ये एक बड़ा एक इदारा है मुल्तान में, साउथ पंजाब के, मतलब पूरे पाकिस्तान का आप कहें इसको, जो इस हमारी बेल्ट के साथ अटैच्ड सिटीज़ हैं। अब अलमिया ये है कि इससे पहले कभी आपने नहीं सुनी होगी कि बर्न यूनिट में कोई लड़ाई है। अच्छा, पहले पता होता था कि भी यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। अच्छा, फिर पीएमए उस टाइम पे बड़ी ठंडी हो गई क्योंकि वो सारे काम या तो पीएमए उससे यंग डॉक्टर से करवा लेते थे या पैरामेडिकल एसोसिएशन कर देती थी। कुछ काम नर्सिंग एसोसिएशन भी कर देती थी। ये बर्न यूनिट में ही सियासत क्यों शुरू हुई है? ये वैसे अलमिया है ना जी कि आपका एक मॉडल इंस्टीट्यूट है, उसमें सियासत शुरू हो गई। अच्छा, उसमें अब ये देखना ये है कि भी किसकी अना है और किसकी अपनी जिद है जिसकी वजह से जो है ना वो इदारा सफ़र कर रहा है और आवाम वहाँ पे प्रॉब्लम में फेस कर रही है। हुआ ये कि सर एम.हुसैन साहब जो MNA थे, ठीक है, उनको कंप्लेंट्स मिले कि ये बच्चे जो जले हुए बच्चे आते हैं उनको ये ट्रीट नहीं करते और उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, इस इशू पे जाहिर बात है वो जज्बाती आदमी, तो एम.हुसैन के बारे में है तो सही ना, जज्बाती आदमी हैं, और अगर उनको पता चल जाए कि भाई मामला कुछ संगीन है और सियासतदान फिर जाहिर बात है पब्लिक की नब्ज़ पे भी खेल रहा होता है। उन्होंने खैर इसको एक इंसानी हमदर्दी के तौर पे मैं ये समझता हूँ उन्होंने इस इशू को उठाया, ठीक है, और उन्होंने इस इशू के ऊपर डॉक्टर नाहिद से या उस वक्त की जो बर्न यूनिट की इंतज़ामिया उसके साथ उन्होंने मुज़ाकरात की कोशिश की, जो कि उनके नाकाम रहे, क्योंकि वो ये कहते थे कि भाई आप इनको ट्रीट करें, बच्चे मर रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया कहती थी कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इन बच्चों को भी ट्रीट कर सकें। अच्छा, जो इसमें जो मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है सर, वो उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी उसका पॉइंट टेक्निकल था। वो कहते हैं जी वसाइल का इशू नहीं है, हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, फीड्स के लिए स्पेशलिस्ट हैं जो उनकी ट्रीट करते हैं। हम मतलब अडल्ट के जो डॉक्टर्स हैं ये उस पे बच्चे के लिए, क्योंकि कभी उन्होंने ज़िंदगी में कोई केस नहीं किया हुआ था, लिहाजा वो डैमेजेस होने का ज़्यादा खतरा होता है। वो कहते हैं कि आप प्रॉपर वार्ड के लिए वर्किंग करवाएं, वहाँ पे डॉक्टर्स एलोकेट करवा दें तो फिर इशू। मोहसिन साहब, बात यह है कि देखिए ना, आप एक चीज़ को डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर रहे हैं। देखिए तरीकाकार है ना जी कि भी आप उन्हें लाएं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आप 2 डॉक्टर हमें दे दें, हम इनको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो ना हुई, जिदबाजी में एक बात आ गई, सियासत की नजर हो गई, मुझे आके कोई डिक्टेट क्यों कर रहा है जी। ये मतलब एक अगर हेड ये कहे कि मुझे क्यों डिक्टेट कर रहा है, तो सर पॉलिटिशियन का भी हक है कि वो अवाम के मसाइल की बात अगर जाके नहीं करेगा वो ज्यादा बेहतर खेल सकता है। पॉलिटिशियन ज्यादा बेहतर तरीके से खेल सकता है डॉक्टर की निस्बत, ठीक है ना जी। अच्छा, डॉक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। फिर एम.हुसैन ने सर पार्लियामेंट में बाकायदा एक करारदाद पेश की कि भी यहाँ पे साउथ पंजाब के जो बच्चे हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, उसका क्या हुआ, अपग्रेड हुआ या ना हुआ, वो मामला ये हुआ कि दोनों के दरमियान रिफ्ट पैदा हो गई और आखिर में एम.हुसैन साहब अपना इन्फ्लुएंस करते हुए नाहिद चौधरी को जिला बदर करा दिया सर। जिला बदर करा के ऐसे शहर में उन्होंने ट्रांसफर करा दिया जहाँ उनकी पोस्ट के मुताबिक ड्यूटी नहीं थी, काम ही नहीं था, मतलब उन्हें डीजे खान में जो है उन्होंने ट्रांसफर करवा दिया, ठीक है जी। अच्छा, इस दौरान जो है वो डॉक्टर नवीद साहब जो है वो एंटर होते हैं इस पूरे सीन में और डॉक्टर खालिद कुरैशी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस वक्त बन जाते हैं। अच्छा, अब फिर ये चूंकि देखें मामला फिर पॉलिटिसाइज हो गया। अब आपको पता हो आपके पीछे एक लॉबी पीछे खड़ी है, तो आप तो फिर
वो गलत करेंगे ये सही करेंगे, आप तो कहेंगे कि मेरे से तो बेहतर कोई बंदा नहीं है ना जी। मुंह भी खुल जाता है, पेट भी बड़ा हो जाता है जब पता हो लाभ भी पीछे खड़ी है। अच्छा, अब मामला जो है वो बढ़ता रहा, ये आज का मतलब इसे हम नहीं कह सकते कि ये आज 2 साल 3 साल का ये इसको प्रमाण चढ़ाया जाए। अच्छा, अब डॉक्टर नवीद साहब ने भी अपना एक नीचे जो है ना, डॉक्टर नवीद साहब को इख्तियार मिल गया, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, और अहमद मलिक साहब जो हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, वो उनके असिस्टेंट बन गए, यूँ समझे, एडिशनल उनको चार्ज मिल गया। अब ये सारे मामला करते धरते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक रिफ्ट तो सर बनती है कि सीनियर जूनियर का इशू तो है, ग्रेड्स का इशू तो है। अगर आप तालीमी मैदान में देखें तो जो प्रिंसिपल होता है किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल का, वो ईडीओ नहीं लगना चाहता, क्योंकि वो कहता है भी ईडीओ की जो पोस्ट है वो मेरे से जूनियर की पोस्ट है, जबकि मेरा जो ग्रेड है मैं उससे सीनियर हूँ। अब ये तो इंतज़ामिया ने देखना है, सरकार ने देखना है कि यार आप या तो हेड बना रहे हैं उसका ग्रेड, और या इंतजामी जो अफसर आप बना रहे हैं उसके ग्रेड में फर्क तो होना चाहिए। अब प्रिंसिपल जो है ना जी 18वें का है और जो ईडीओ बैठा हुआ है 17वें का बैठा हुआ है, तो वो जब ईडीओ विजिट करता है तो उसको उठना पड़ता है, सलाम करना पड़ता है कि ये मेरा बॉस आ गया हुआ। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे भी ज़्यादा मसला यही है। अच्छा, क्योंकि सीनियर्स का एक ग्रुप है जो मतलब अब से यूँ समझिए कि 2 ग्रुप हैं, डॉक्टर नवीद साहब का ग्रुप जिन्हें अहमद हुसैन डेढ़ और उन लोगों की सपोर्ट है, और एक डॉक्टर नहीद वाला ग्रुप जिसमें अब सीनियर डॉक्टर हैं, इसमें 2 प्रोफेसर भी हैं और 4 डॉक्टर शामिल हैं। ये उस वक्त बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल हुई कि जब इन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट कर दी कि जी हम रिज़ाइन कर रहे हैं। तो मामला इस हद तक बढ़ गया, जस्ट सीनियर जूनियर के चक्कर में। देखिए, अपनी कैरियर की इतनी मतलब आपने 20 साल 25 साल की सर्विस है, नाम है, सारा का सारा, जस्ट आप एक जूनियर को हेड लगा दिया गया है तो आप रिज़ाइन कर रहे हैं। ये एक रीज़न है सर। देखें, ये एक रीज़न नहीं है ना, ये तो बज़ाहिर एक रीज़न है कि भी जूनियर और सीनियर का इशू है। अब जो जूनियर होता है वो कहाँ कहाँ सीनियर की इंसल्ट कर रहा होता है, जूनियर को तो नहीं पता होता। देखे ना, आपके गुफ्तगू के स्टाइल से पता लग रहा होता है कि आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आप जूनियर डॉक्टर अगर एक है और वो अपने सीनियर की ड्यूटी खिलाफ तवक्को लगा दे, या खिलाफ एक मिसाल है, आप उन्हें कह दें कि जी आप 10 ऑपरेशन करेंगे, और फैसिलिटी आपके पास 2 या 3 ऑपरेशन की हो, कैसे पॉसिबल है? मतलब फिर आप शो काज दें, आप इंसल्ट करें, आप फिर अपने चूँकि सारा इख्तियार आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, आप 2 बंदों के पास है, आप जो मर्जी करते फिरें। अच्छा, इसमें जो ये जो नॉर्मली जो इस तरह का जो प्रमोशन मिल जाती है, अनड्यू प्रमोशन मिल जाती है, तो उसमें 2 सिनेरियो होते हैं। एक ये होता है कि जो ज़र्फ़ वाला होता है, जो अच्छी तरबियत ब्रॉटअप जिसका अच्छा होता है वो हम्बल हो जाता है, और जो जिसको लेवल थोड़ा सा कम होता है, या जिसको कह लेंगे कि जी जो जिसका ब्रॉटअप ठीक नहीं हुआ होता, जो नेगेटिव अप्रोच का होता है, वो जाके फिर ये पंगे शुरू कर देता है। तो इस सिनेरियो में तो ये सेकंड वाली ऑप्शन नज़र आ रही है ना, क्योंकि वो उस पर कैपेबिलिटी वो नहीं थी, लेकिन वो आगे सीनियर जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं तो वो ज़ाहिर बात है कि जो उनके साथ कुछ मैच नहीं करता तो फिर इसने रूट होना। अच्छा सर, दूसरा एक बात, इसमें सिर्फ ये बिहेवियर का इशू तो नहीं होगा ना, उसमें ख़रीदो फरोख्त का भी इशू होगा कि जो आपने परचेजिंग करनी है, ठीक है, वो उसका मैटर है, इक्विपमेंट है, सब चीज़ें हैं। अब एक मिसाल है, मेरा एक्सपोजर ही नहीं है एक चीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, मुझे आपने चार्ज दे दिया, आपने प्रैक्टिस की है, सर्जरी की है और पेशेंट के साथ डील की है। अच्छा, आपको चार्ज मिल गया, अब आप जूनियर हैं फॉर एग्जांपल, और आपके सीनियर आपकी कमेटी में अगर शामिल हैं फॉर एग्जांपल, वो अगर मशवरा दे रहे हैं और अगर आपको नासाज गुजरा है तो आप तो रूल आउट कर देंगे ना जी, तो वो भी एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। अच्छा, ये कितनी शर्म वाली बात है एक डॉक्टर के लिए कि जी वो प्रैक्टिस से हट के उसको कहा जाए कि जी आप यार पेशेंट्स के प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इधर बैठ जाओ मेज कुर्सी लगा के। गलत बात है ना सर। अच्छा, ये देखें ना, उसको रिफ्यूज कर देना चाहिए। असल बात ये है कि ये इशू प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं बनता था, ये रिज़ाइन का नहीं बनता। देखें, ये एक इदारे में काम करते हैं, मतलब निश्चित यूनिवर्सिटी है, हेल्थ यूनिवर्सिटी है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर है, आपका एक मतलब प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। मतलब आप वीसी को कंप्लेंट करें या जो भी आपके मुतल्लिका इदारे हैं वो नहीं सुनते, आप सेक्रेटरी हेल्थ को कहें, आप मतलब चीफ मिनिस्टर को कहें कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस मसले को आप हमारा हल करें। आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन आप रिजाइन का। अच्छा, इसमें आप हमारे यहाँ एक अलमिया ये रहा है कि जब से यंग डॉक्टर्स ने स्ट्राइक करके अपने मुतालबात मनवाने शुरू किए,
उस वक्त से जो सीनियर के भी दिमाग थोड़े से हिलने शुरू हो गए, तो वो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया सर कि भाई आप एक देखें एक स्ट्राइक करके तो अपने मसले हल करवाओ, जायज़ है ना जायज़ है आप हल अच्छा इसमें अब ये है कि जी हमने रिजाइन भी दे दिए हैं और रिजाइन नहीं भी दिया, ये भी एक सियासी एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक रिजाइन। सर मेरे ख्याल में रिजाइन वो कहते हैं ना फॉरवर्ड ही नहीं किया गया, रास्ते में होगा, पहिए नहीं लगे उसको सही। क्योंकि देखें जो पीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके मुताबिक ये है कि जी हम इमरजेंसी का काम करेंगे, ठीक है, लेकिन हम बाकी काम नहीं करेंगे। तो भाई 1 यूनिट में आते ही इमरजेंसी का पेशेंट है, उसको आपको फौरी ट्रीट करना है। अच्छा, जो इसका 1 यूनिट का हेड है नवीद अख्तर, जिसने मलिक अहमद साहब को एडिशनल चार्ज दे के अपॉइंट कर दिया, अगेन वो मसला भी डॉक्टर को अजाब कर रहे हैं ना सर। नवीद अख्तर जब हेड है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसको नहीं मालूम कि यार मैं एक सीनियर रजिस्ट्रार है, सर्जन है, मैं उसको उठा के उसको कहता हूँ कि यार तुम मेज कुर्सी लगा के इधर बैठ के तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर, तुम्हें भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए स्पेशलिस्ट बंदा लेके आना चाहिए। अच्छा इसमें मैं आपकी कतन कलामी माफ़ी, अगर आप निश्तर का स्ट्रक्चर देखें ना उसमें है, अच्छा उसमें निश्तर में एडमन जो है ना AMS अलग है, परचेज का अलग है, स्टोर का अलग है, स्पेशलिस्ट बंदा हो ना जी जो उसका फील्ड हो। अब वो ठीक है वो है डॉक्टर, लेकिन उसका काम जो है वो एडमन को डील करना है, आपने ड्यूटियां लगानी है, आपका काम ये है। तो वो नवीद अख्तर ने जब इसको कहा कि तू भाई इधर से उठ के इधर आ जा, तो इसको रिजेक्ट करना चाहिए था कि जी मेरा काम है, मैं तो सर्जन हूँ। तो अच्छा आदमी है सर, मुझे ये बताएं किसको इख्तियार मिल रहा हो? अख्तियार तो उधर देखें, उधर तो पेशेंट्स को आप देखें ना। और सर यहाँ अलमिया यही है, देखिए अब ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये भी कितने करोड़ अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है ना, फला इनका काम है। इक़्तिदार कुर्सी किसको नहीं चाहिए सर? कुर्सी तो वो भी है ना, देखिए पेशेंट को डील करना है वो तो कुर्सी है। इधर जो एक चीज नजर आ रही है वो खरीदो फरोख्त है, पैसा है, ये भी है ना, ये मैटर अच्छा, वो कितनी कोई है आइडिया कि इसमें साल की कितनी परचेज होती है? कह रहे जी जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक तो 50 करोड़ रुपए की मतलब परचेजिंग है। अब आप खुद अंदाजा लगाए ना जी, हमारे मूड खराब होने लगते हैं 50 करोड़ रीजनेबल है जी एक साल की, नहीं तो 2-3 साल के लिए अगर हो जाए टेंडर है ना जी, असल में तो देखो मैं आपको 5-7 करोड़ की साल का एक साइड पे बंदा कर ले तो डॉक्टर में तो नहीं हो सकता। इसमें देखें, इसमें आप किसी और बंदे को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, डॉक्टर का मुकाबला डॉक्टर से ही है। देखो ना ये एक अलमिया है ना कि भी डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर है, उसको फलाने की सपोर्ट है, दूसरे को फलाने की सपोर्ट है। हम कहेंगे तो डॉक्टर खराब है, ये नहीं कहेंगे फलाना डॉक्टर खराब है फलाना डॉक्टर ठीक है, वो बड़ा अच्छा है। तो अच्छा कहीं ऐसा भी नहीं होता कि भी आपस में बैठ के मुज़ाकरात ना हो सके? मतलब अगर इसमें वो ये मेरे ख्याल में 1 यूनिट किसके अंडर काम करती है? निश्चय यूनिवर्सिटी के ना जी, वीसी। हाँ जाहिर बात, वीसी तो वीसी सोई पड़े सर। देखे ना जो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके 2-3 दिन बाद जो है ना वो वीसी साहब को होश आता है कि यार हो ये तो मामला असल में वही वाली बात है कि 6 डॉक्टर रिजाइन कर रहे हैं या कर गए, अखबार भरे पड़े हैं, साथ हो रहा है, ठीक है, एहतजाज हो रहा है और फलाना मीडिया पे भी चल रहा है, तो उन्होंने इस पे 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वो भी डॉक्टरों की है या वो डॉक्टर है? वो भी डॉक्टर ही है सर, हेल्थ का मामला है ना जी, आप इसको वो भी किसी प्लम्बर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डॉक्टर भी तो सर फिर देखना किसको बुलाएंगे? डॉक्टर की कंप्लेंट अगर किसी कमिश्नर को कहेंगे कि वो कमेटी बना दे, कोई और बनाए। नहीं, कमिश्नर तो भी अगर बनाएगा कमेटी तो डॉक्टर के मामला पे डॉक्टर को ही बनाएगा ना सर। अच्छा, लेकिन इसमें मेरा पॉइंट ये है कि भी इतना बड़ा इंसिडेंट आप वेट कर रहे हैं कि वहां पे वो सारा बंद हो जाए, वहां बंदे ज्यादा मर जाएं, तब आप मतलब एक्शन लेंगे। इस 1 यूनिट में जैसे ये खबर रिलीज हुई थी कि डॉक्टर्स रिजाइन पे जा रहे हैं, स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कुछ भी, उसी वक्त इंतजामिया को मुतहरिक होना चाहिए था। कमिश्नर को गो के ये सब कहते हैं कि हमारी डोमेन में नहीं आता, लेकिन सबकी डोमेन में आता है। कोरोना में देख लो तो सबकी डोमेन में यही सब कुछ है। जो एक इंतजामी अफसर है ना उस डिवीजन के अंदर जितने भी इदारे हैं वो बेसिकली उसके अंडर ही हैं, इनडायरेक्ट गए या डायरेक्ट गए, ठीक है। तो उनको ये एक्शन इस पे लेना चाहिए था फौरन। और ये 1 यूनिट में तो स्ट्राइक का तस्वर भी जो है ना सर, इवन सिंगल डे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, यहाँ तो 6-7 दिन हो गए। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी सोई हुई, वीसी यूनिवर्सिटी जो है निश्तर वाली वो भी सोई हुई है, और हम अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो सेक्रेटरी हेल्थ है, मिनिस्ट्री है और चीफ मिनिस्टर है। मुझे ये लगता है कि सर उनको भी शायद मिसगाइड किया गया होगा
कि भी ये मैटर नहीं है, ये मीडिया ने मिस रिपोर्ट किया है। डॉक्टर तो ड्यूटी पे हैं, अगर डॉक्टर रिज़ाइन करते तो डॉक्टर का कोई देखे ना, किसी एक जगह पे कोई रिज़ाइन लिखा हुआ किसी डॉक्टर के साइन शुदा एक्सेप्ट होता या वो सामने आता। तो मुझे ये लगता है कि इंतज़ामिया ने भी, जो ऊपर की इंतज़ामिया है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी या प्राइम चीफ मिनिस्टर वगैरह हैं, इनको शायद मिसगाइड किया हो सकता है वहाँ से कोई नोटिस आया हो, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि ये तो मैटर नहीं है जी, ये इंटरनल मैटर है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मेरी एक सिक्स सेंस कहती है कि ये ऐसे इन्होंने ट्रीट करने की कोशिश इसको की है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म का इशू है, इसको सॉल्व होने की ज़रूरत है। अगर इसमें ग्रुपिंग रही इसी अस्पताल में, आज शायद ये मसला हल हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये दोबारा फिर खड़ा हो गया और कोई खुदा ना देखें, हालात आप पाकिस्तान की ऐसी हैं, कोई भी इंसिडेंट किसी टाइम पे भी हो जाता है। अब जैसे मुल्तान में देखें, एक बिल्डिंग सिलेंडर की गैस लीकेज की वजह से फटा, 8 बंदे कार्डियोलॉजी मेरे ख्याल में हुआ है ना ये जी, वो तो गैस लीकेज की वजह से हुआ ना, उसमें 2 बंदे जख्मी हुए, लेकिन वो भी एक अलमी है ना कि जी इंसिडेंट किसी टाइम पे भी हो जाता है, उसमें तो ज्यादा इंसिडेंट हो जाता है, वो भी तो यही आने है ना सर। अभी जैसे मुल्तान की बिल्डिंग एक गिरी है, 9 लोग उसमें फौत हो गए, ठीक है, तो इंसिडेंट्स का कोई नहीं पता होता। तो मेरा ये पॉइंट है कि इस तरह के इदारों पे हुकूमती जो मशीनरी है उसकी तवज्जो होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। और ये जो एजेंसियाँ हैं ना जी, ये जो हमारी स्पेशल ब्रांच है, ये इनको भी इस पर काम करने की ज़रूरत है कि यार सिर्फ आपका काम पकड़ धकड़ नहीं है, अवामी फलाह भी आपके ज़िम्मे भी है कि भी अगर एक काम गलत होने जा रहा है और आप देखें वो हमसे ज़्यादा तजर्बाकार है ना, वो ग्रिप देखते हैं कि भी ये मामला बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कितना आगे तक जा सकता है, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो इस मामले को, इन मामलों में भी जो इंसानी हमदर्दी का हो, इंसानी सेहत का हो, इंसानी फलाह का हो, उस पर इन इदारों को भी काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आंखें बंद करके कि जी हमारा काम नहीं है, काम तो बहुत सारे नहीं भी होते, वो भी करने पड़ते हैं। तो इन जो मसाइल हैं इस पर इनको तवज्जो देने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, एक और सवाल है जो सब मेरा, जो इस सारे सिनेरियो में बेसिकली जो नाम आ रहा है वो आ रहा है मलिक अहमद का। एक 50 करोड़ की परचेज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, बदतमीज़ी है, जूनियर सीनियर्स का। ये एडिशनल डायरेक्टर है, एडिशनल चार्ज दे दिया गया और बेसिकली तो सीनियर रजिस्ट्रार था, सर्जन है, काम वो नहीं कर रहा अपना जो है, उसको इधर दे दिया गया। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नवीद अख्तर साहब, उनको कोई परवाह नहीं है कि उनकी सुपरविजन में बीइंग हेड 6 डॉक्टर्स रिजाइन करके, प्रोटेस्ट करके, हॉस्पिटल को बंद करके बैठे हुए हैं, उस पर भी जूं तक नहीं देख रही कि यार मैं हेड हूं, मेरे लिए गैरत का मामला है, मेरे लिए इज्जत बेइज्जती, मेरा कैरियर सारा का सारा प्रोफेशनल कैरियर दांव पे लग सकता है। और उसके नीचे जो बंदा बैठा हुआ है उस पर करोड़ों रुपए के गबन के इल्ज़ाम लग रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि परचेजिंग में ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको कुछ परवाह नहीं। अच्छा, मैं सर इसमें एक बात आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये हम जैसे कह रहे हैं ना, जूनियर और सीनियर का डॉक्टर का इशू ये होता रहता है, ठीक है, निश्तर में भी होता रहता था कि जूनियर रजिस्ट्रार बन गया तो सीनियर जो है ना उसके अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इसका कोई तो SOP होगा ना जी। ये जो एडिशनल अगर डायरेक्टर की पोस्ट क्रिएट की गई है या बनाई गई है, आखिर वो भी तो किसी न किसी दायरे में आई होगी ना सर। अब डॉक्टर अहमद साहब जो इस वक्त मतलब एडिशनल है और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अगर ये सारी रिपोर्ट इन्होंने बनानी है, या तो यहाँ पे कोई फैक्ट फाइंड कमीशन बनाएं कि जो इनके मामलात को देखे। जहाँ पे आपने गबन की बात की है, उसका भी बड़ा आसान साल है कि आप एक्सटर्नल ऑडिट कराएं, आपको पता चल जाएगा, लेकिन करवाएगा कौन करवाएगा? ये करवाएंगे तो फिर वो अपनी मर्जी का डॉक्टर बुलवा लेंगे। जब अगर आज एक बंद यूनिट में एक्सटर्नल ऑडिट होगा तो कल और लोग डिमांड करेंगे कि फलाने डिपार्टमेंट में भी कराओ, फलाने में भी कराएं, फलाने में भी कराएं, तो एक नया जो है ना वो कट्टा खुल जाएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक ना जी, ये जो पीट्स का जो बर्न यूनिट बनना था सर, वार्ड बनना था, उसके करोड़ों रुपए फंड आए, गवर्नमेंट ने दे दिए। उसके बाद जब इन्होंने परचेज़ करनी थी, अहमद साहब ने, इनको चाहिए था कि जी कंसर्न जो हेड्स हैं उनसे डिमांड मालूम करते हैं, आप बताएंगे आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको क्या चीज़ है। इन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से इन्होंने ऑर्डरिंग कर ली, जो चीज़ें 20 मंगवानी थी वो 10 मंगवा ली, जो 10 मंगवानी थी वो 20 मंगवा ली। वो सारी की सारी पिछले 6 महीने से पड़ी हुई हैं, वेस्ट हो रही हैं और वो ज़ाय हो जाएंगी, एक्सपायरी हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी।
सर मैं फिर वही नवीद अख्तर साहब किधर हैं? मैं ये कह रहा हूँ सर कि कॉन्फ्लिक्ट फिर किसके दरमियान में है? डॉक्टर्स के दरमियान। ठीक है, इसको हल भी डॉक्टर्स ने करना है, डॉक्टर्स ने करना है। आपने और मैंने तो हम सिर्फ ये हाईलाइट कर रहे हैं कि यार कुछ इंसानों का ख्याल करें, इंसानों की हमदर्दी दें, मर रहे हैं बेचारे, जिसका अंदर पड़ा होगा ना, जिसकी ट्रीटमेंट नहीं लग रही, जिसका पट्टी होनी है वो नहीं हुई ना जी, पट्टी नहीं हुई, उसकी तो 4 दिन बेचारा और चला गया आगे, उसका इन्फेक्शन आगे नहीं चला गया, डैमेज की तरफ चला गया, वो हो गया। अच्छा, फिर इमरजेंसी केस आप ले रहे हैं, उनको अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला, उनकी सर्जरीज नहीं अगर हो रही, नुकसान है सर। और जो निश्तर में आता कौन है सर, मुझे ये बताएं? वो बंदा आता है जिसके पास कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल में डॉक्टर शायद ये चाहते हैं, वो कहते हैं कि जी मरीज की जो मरता है मर जाए, मेरी इज्जत का मसला है, जूनियर जो बैठा हुआ है रजिस्ट्रार वो मेरी इज्जत करे, मरीज मरता है मर जाए, पहले ये हल किया जाए मसला। अगर जूनियर सीनियर का हम इसको कर लेते हैं तो वो ये क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि जी पहले मेरी इज्जत का मामला हल किया जाए जी, और मरीज मरता है मर जाए मैं इलाज नहीं करूंगा, जो जूनियर मेरे ऊपर हेड बिठा दिया गया वो मेरी इज्जत करे पहले। अच्छा मुझे बताएं, ये पहली दफ़ा हुआ निश्तर में, ये पूरे पंजाब के इवन के केपी में भी होते थे, सिंध में भी होते थे, जब ये डॉक्टर यंग डॉक्टर स्ट्राइक करते थे, तो आपके ख्याल में उस दिन कोई डेथ नहीं होती थी? उस दिन कोई सीरियस पेशेंट नहीं आता था अस्पतालों में, आउटडोर में? देखिए आउटडोर को हम लोग सिर्फ इजी समझते हैं कि भी आएगा दवाई लेके चले जाएगा। आउटडोर बुनियादी तौर पे वो एक सेंटर है, फोकस पॉइंट है, जो आप आगे वार्ड्स में आप शिफ्ट करते हैं जिसकी बेस पे। ठीक है, ट्रू। अब जिस दिन वो वार्ड में आउटडोर में अगर हड़ताल हो गई तो वार्ड में शिफ्टिंग नहीं होगी, वार्ड में शिफ्टिंग नहीं होगी तो वो समझोगे इशू आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा मुझे एक और समझ आ रही है, पता नहीं वो मेरी सिक्स सेंस सही है, मुझे लगता है कि मुल्तान में कोई एक प्राइवेट सेंटर बनना कहीं बनने तो नहीं जा रहा बर्न यूनिट के रिलेटेड, या कोई ऐसा हॉस्पिटल जिसमें ये फैसिलिटी दे, इसको बर्बाद करें ताकि हमारा सेंटर चल सके। मुझे ये लगता है, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा कोई बनने जा रहा है या बन रहा है, लेकिन देखें ना, इदारे जब खराब होते हैं ना सर, उनकी जब साख खराब होती है तो वो फिर बर्बाद हो जाते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे निश्तर में लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि यार यहाँ पे अनडू प्रेशर है, भाई अभी आपने एक गोली लिख के दी है, 2 घंटे बाद आपने या 1 घंटे बाद फिर कहने भी 2 गोलियां ले आओ, भाई आप उनको पूरा चार्ट दें कि भाई आज का दिन का आपकी ये मेडिसिन आपने बाहर से लेके आनी है। वो पूरा ले आए, वो आधा ले आए, वो 10 दफा जाके ले, वो उसका कंसर्न, आप कम से कम उसको फ्री कर दें। अच्छा, उसके पास पेशेंट के पास आई पड़ी होगी, जो अटेंडेंट बैठा है उसको परेशानी नहीं होगी कि भाई मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि बंद। अब बाज का ऐसा होता है कि एक इंजेक्शन लेना है और उसके पास अटेंडेंट नहीं होता, अटेंडेंट नहीं होता, और निश्चित की प्रिंसेस में आपको मेडिसिन भी अवेलेबल है, आपको बाहर जाना पड़ता है, वो अलग कमीशन धंधा है वो सारा। इसमें सर इस बर्न यूनिट के इशू पे मुल्तान की इंतजामिया को बैठना चाहिए, उसमें सिर्फ वीसी को नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेल्थ भी हैं, जो आपके हेल्थ केयर कमीशन के लोग हैं, ठीक है, इंतजामिया कमिश्नर है, इनको बैठ के इनके मामलात को खुद भी सुनना चाहिए, उस कमेटी में खुद भी हों, ताकि इनको असल पता तो चले कि असल मसला क्या है। देखें, जो कमेटी बनती है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनती है, उसमें आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है, रिपोर्ट लिखी जाएगी, वो पहुंच जाएगी। अब इसमें अगर 2 बंदे आप डालें एडमिनिस्ट्रेशन के या किसी के, वो कुछ ना करें, उनका फैसला ना हो, वो ये तो कम से कम उनका नॉलेज में तो आएंगे यार ये असल इशू है क्या, रोला क्या है, डॉक्टर किधर रहा है, क्यों रिजाइन करके सीनियर डॉक्टर जितने बैठ के आए, नौकरी के लिए तो वो बंदा जलील हो जाता है, ये नौकरी को थुड्डे मार के रिजाइन करके एक साइड। दूसरी बात ये है कि इंतजामिया को ये सोचना है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ तो वीसी से तो पूछेंगे पहले, तो सबसे पहले इनकी वोट लग जानी है। ठीक हो गया जो सब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा इशू था, टाइम रिलेटेड हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और जो ये सब के बकौल ये डॉक्टर्स का इशू है, डॉक्टर को ही हया करना चाहिए, उनको कुछ थोड़ा सा होश करना चाहिए, और आवाम के लिए अपने जो ज़ाती इश्यूज़ हैं, अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार, अपनी अना को एक साइड पे रखना चाहिए कि जी हम इसको बाद में हैंडल कर लेंगे, अभी आवाम के हम जानों की हिफाजत करें।
और इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अहमद हुसैन डेहड़ साहब से कि जी वो इस मसले में घुसें, क्योंकि उनका नाम आ रहा है और नाम बड़ा सख्त अल्फाज में आ रहा है कि नवीद अख्तर साहब ने सारी की सारी जो फाइनेंशियल करप्शंस की डीलिंग दी हुई है, इजाज़त दी हुई है, वो मलिक अहमद साहब को दी हुई है, और इन दोनों के पीछे जो स्टैंड पर्सनैलिटी है वो मलिक अहमद हुसैन डेहड़ है। डेहड़ साहब आपको आना चाहिए और आपको ये सारा इशू क्लियर करना चाहिए, और बर्न यूनिट को स्मूथली रन करने में आपकी जो सपोर्ट चाहिए वो मेहरबानी करके आप प्रोवाइड करें, और अपने गंद जो है ना जी वो आप अलहदा से जाके कमरे में धोया करें, पब्लिक की प्लेस पे ना धोएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतशिम तरीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।